जय हिंद दोस्तों। जीके में श्रृंखला चल रही थी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और ये इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अंतिम वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम 150 से ऊपर प्रश्नों को हल करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इन सारे प्रश्नों को मेरे साथ ही साथ तैयार करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इन प्रश्नों को मेरे साथ थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, वाराणसी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वाराणसी किला, नाम तो वाराणसी है, बच्चे बहुत बार क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है उत्तर प्रदेश। लेकिन याद रखिए, वाराणसी किला जो है उड़ीसा में है। वाराणसी किला भारत के उड़ीसा में है और वाराणसी किला भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। प्लेटो है कौन? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। अरस्तु ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पॉलिटिक्स, और प्लेटो को सुकरात का शिष्य या अरस्तु का गुरु भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीयों का नाम बताइए। तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही हैं जिन्होंने आगे चलकर जो है धन के निर्गमन का सिद्धांत दिया था। और बाकी इसके बारे में भी कुछ तथ्य नीचे लिखे गए हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। जमशेदजी टाटा ने 1907 में भारत के पहले स्टील प्लांट की स्थापना की थी। भीकाजी कामा जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट नगर में भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो बात करेंगे तो अमर जीवन है। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा अमर जीवन है। अमर जीवन आत्मकथा बंगाली लेखिका रस सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113वां प्रश्न क्या कहता है? 113वां प्रश्न कहता है, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम को शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? तो ये सभी को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, और ये कोलकाता में स्थापना इसकी की गई थी। तो ऑप्शन आपका कोलकाता बिल्कुल ठीक है। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना फोर्ट विलियम शीर्ष न्यायालय के रूप में की गई थी, और इसके पहले न्यायाधीश थे इलिजा इम्पे। ये भी पूछ लिया जाता है। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो घाघरा का युद्ध जो है 1529 में तो हुआ था, लेकिन इसमें इन्होंने महमूद लोदी किसको हराया था? इसमें इन्होंने महमूद लोदी को हराया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, कई बार पूछा गया है। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियवशी के नाम उपाधियों से विभूषित किया गया है। कुणाल अशोक का पुत्र था, इसे दिशावसान वदान में धर्म विवर्धन कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया? तो दो थे, हरिहर प्रथम और बुक्का। तो हरिहर प्रथम के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में और भी महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। हरिहर प्रथम व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंदुसार मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। नेक्स्ट प्रश्न, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये थे अरुणा आसफ अली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज अरुणा आसफ अली ने फहराया था। मातंगिनी हाजरा भारत की क्रांतिकारी थी, जिन्हें गांधी बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। गांधी बुद्धि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मातंगिनी हाजरा को। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की अवस्था लागू की? अवस्था नहीं, यहाँ व्यवस्था होना चाहिए, एरर है टाइपिंग में।
जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा अनेक के लिए खुल गई है। तो ये था आपका 1853 चार्टर एक्ट। 1853 चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की गई, जिसका अर्थ था भारतीय सिविल सेना सबके लिए खुल गई है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। बात करते हैं 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी में हुआ था। तो ये सबको पता है कि झेलम नदी के अंतर्गत हुआ था, लेकिन याद रखना झेलम नदी को परुष्णी नदी भी कहा जाता है। पुरानी नाम परुष्णी था, जिसकी वजह से कभी कभी परुष्णी भी दे रखा जाता है। तो ऑप्शन में अगर झेलम और परुष्णी दोनों दे रखा हो तो झेलम और परुष्णी में से आप किसी को भी चयनित करेंगे, उत्तर दोनों ही सेम और सही है। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। इसे हाइडे स्पेडीज का युद्ध भी कहा जाता है। कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई? तो आपको पता है कि कदम्ब ऐसी लिपि थी, कदम्ब लिपि, जो कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई। कदम्ब लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, करनाल का युद्ध 1739 है 1739 फारसी बादशाह नाजिर शाह ने किसे हराकर जीता था? तो ये जीता था मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर। मोहम्मद शाह रंगीला। करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर जीता था। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो ये आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो कि बहुत प्राउड मूवमेंट था इंडियंस के लिए। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बंकिम चंद्र जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, हरकन्या वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। तो सभी को पता है कि वो उदयन थे। पाटलिपुत्र यानी आज वर्तमान समय में पटना है वो, और उसकी नींव रखी थी उदयन ने, जो कि अजातशत्रु के पुत्र थे। नेक्स्ट प्रश्न, और भी समझ लीजिए पाटलिपुत्र के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। महानंदित शिशुनाग वंश का शासक था। प्रदोत वंश के राजा थे, उन्होंने अनंती की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? तो ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए यहाँ पे सन नहीं दिया हुआ, लेकिन ये रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने के लिए लक्षित था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 1861 में अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका लगवाई। प्रश्न ये है कि भारत रत्न ऐसे किस सुधारक और शिक्षक को मिला है जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन है बिपिन चंद्र राय, एक विश्वेश्वरैया, गोविंद वल्लभ पंत या गोंडो केशव कार्वे। तो गोंडो केशव कार्वे थे जिनको भारत रत्न मिला था, इन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घोड़ो केशव कार्वे भारत रत्न प्राप्त करने वाले एक समाज सुधारक और शिक्षक थे, इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। DK कार्वे ने भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की भी नींव रखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताया जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। तो ये ऑप्शन था आपका गंडारादित्य उत्तम राजाधिराज विजयालय। तो विजयालय जो है, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जिन्होंने तंजौर पर कब्जा किया और इसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। आगे बढ़ते हैं। चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी, कई बार ये भी पूछा जाता है। 1773 में विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है? तो ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1773 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1773 के विनियमन में क्या हुआ कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। समझना मेरी बात को। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो लागू जब हुआ ब्रिटिश शासित भारत में, तो इसमें कुछ कमियां दिखी लोगों को एक साल बीत जाने के बाद। तो इसमें सुधार करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और इससे कुछ सुधार किए गए। तो वही पूछा गया कि 1773 में सुधार के लिए 1773 का जो अधिनियम था उसमें सुधार करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1774 में। अगला प्रश्न, अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो
मंगोल सेना के ऊपर प्राप्त हुई, क्योंकि 1313 में तो कहीं भी ब्रिटिशर्स का कोई काम ही नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई ही नहीं थी 1300 में, तो उसका तो मतलब ही नहीं, मंगोल सेना है। अमरोहा का युद्ध, दिल्ली सल्तनत को मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 में लागू हुआ। इस अधिनियम में किस रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया? तो जो भारत शासन अधिनियम था 1919 में, ये आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो 23 दिसंबर 1919 को लागू हुआ था, यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को सिफारिश पर किए गए सुधारों को शामिल किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वै शासन प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये भी पूछा जाता है कि द्वै शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लाया गया भारत में, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 को एक्ट के माध्यम से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे, तो ये था यंग इंडिया। यंग इंडिया एक पत्रिका थी जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की जाती थी, और इसके अंतर्गत इन्होंने ऐसा किया था कि ये चाहते हैं कि संविधान ऐसा करे। यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी ने उल्लेख किया कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे। महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन लोगों के लिए किया जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न, विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन राजस्थान, उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब। तो विश्वामित्र का टीला हरियाणा में है, याद रखिएगा। विश्वामित्र का टीला हरियाणा राज्य में है। 132 प्रश्न, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन गीता चोपड़ा पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार या तिलक पुरस्कार। तो सही उत्तर है सरदार पटेल पुरस्कार। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए सरदार पटेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी पुरस्कार खेल में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। गीता चोपड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। तिलक पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता को अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में चिन्हित किया गया? ऑप्शन सूरजकुंड मेला, तारनेतर मेला, पुष्कर मेला या कुंभ की मेला। कुंभ मेला जो है अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में जो है जोड़ा गया था, क्योंकि 2019 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेला को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में चिन्हित किया गया। सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, तारनेतर मेला गुजरात में लगता है। बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा था? ऑप्शन इंदिराबाई, सरस्वती विजया, आनंद मठ, अंगुरिया विनिमय। तो बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास अंगुरिया विनिमय था। बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास अंगुरिया विनिमय था। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में की थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी पुस्तक से लिया गया है। अच्छा, बंगाल में सूखा पड़ा था, आपको याद होगा, तो बंगाल में जो सूखा पड़ा था उसके बारे में जो लिखा गया है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने जो उपन्यास था आनंद मठ में, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में उसकी चर्चा की है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? ऑप्शन ताओ धर्म, वेदांत, सुखवाद या मूर्ति पूजा। तो भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक वेदांत है। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। 1930 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो बी.आर. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? ऑप्शन अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को दूर किया जाए, दलित वर्गों हेतु आरक्षण, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, हिंदू मंदिरों में प्रवेश। तो 1930 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो मांग की गई थी वो ये थी कि दलित वर्गों हेतु आरक्षण दिया जाए, और दलित वर्गों हेतु आरक्षण नहीं, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। 1930 में है ना, 1930 में तो अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना की जाए। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, और कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक जो है वो सबको पता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया स्ट्रगल नामक किताब लिखी। महात्मा गांधी द्वारा हिंदू स्वराज नामक किताब लिखी गई। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? ऑप्शन गजल, सूफियाना कलाम, ध्रुपद या फिर कटवाली। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना जो और लोकप्रिय प्राचीन रूप है वो है ध्रुपद। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप है। ध्रुपद के निर्माता स्वामी हरिदास जी को माना जाता है। चेराल किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? ऑप्शन त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड।
तो चेराल जो है वो मिजोरम की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। चेराल मिजोरम राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। त्रिपुरा का प्रसिद्ध नृत्य हौज गिशी है, हौज किशी। नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य मुर्गा नृत्य है। 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाया था? ऑप्शन तरिणी चट्टोपाध्याय, रवि वर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर या नतेशा शास्त्री। तो 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि किसने बनाया था? तो ये थे आपके अविंद्रनाथ टैगोर। 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। नतेशा शास्त्री हरिकथा के विख्यात प्रतिपादक थे। राजा रवि वर्मा भारत के विख्यात चित्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए कौन पहले आए थे? ऑप्शन अंग्रेज व्यापारी, डच व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी या फ्रांसीसी व्यापारी। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। केरल में व्यापारिक स्टेशन की शुरुआत करने सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। अंग्रेज व्यापारियों ने सबसे पहले सूरत को अपना व्यापारिक अड्डा बनाया था। डचों ने मछलीपट्टनम को अपना पहला व्यापारिक स्टेशन बनाया था। फ्रांसीसियों ने सूरज का पहला व्यापारिक केंद्र बनाया था। सूरज नहीं, सूरत। नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन राजा उदय सिंह, राजा राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा। तो राणा कुंभा जो थे उन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक के रूप में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने सुलह कुल के विचार पर जोर दिया? ऑप्शन बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो आपका सही उत्तर है अकबर। अकबर ने सुलह कुल के विचार पर जोर दिया। बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में अवसर पर जिहाद का नारा दिया था। मुगल बादशाहों में हुमायूं की एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों के साम्राज्य का विभाजन किया। शाहजहां ने हिजरी सम्मत चलाया था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट जो है वो भारत में लागू हुआ 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जितने दिनों तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया और आगे चलकर इसको काला कानून कहकर इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया? ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बैटिंग। तो आपका सही उत्तर है लॉर्ड बैटिंग ने आगे चलकर सती प्रथा को खत्म किया। लॉर्ड बैटिंग ने 1829 में सती प्रथा समाप्त किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अपगत का सिद्धांत दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स पिंडारियों का दमन के लिए जाना जाता है। केसर सांगा है, केसर सांगा क्या है? तमिल महाकाव्य, बांग्ला महाकाव्य, कोंकणी महाकाव्य, तिब्बती महाकाव्य। तो केसर सांगा आपका तिब्बती महाकाव्य है। केसर सांगा तिब्बती महाकाव्य है। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम है। कोंकणी महाकाव्य कामुपवन है। बांग्ला महाकाव्य तिलोत्तमा है। कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन नीला गुंबद, बीबी का मकबरा, बुलंद दरवाजा, हवा महल। तो ऑप्शन सी यानी बीबी का मकबरा बिल्कुल सही है। बीबी का मकबरा औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया। नीला गुंबद दिल्ली में अब्दुल रहीम खाना ने बनवाया था। नीला गुंबद किसने बनवाया था? तो दिल्ली में बनवाया था, अब्दुल रहीम खाना के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था और हवा महल जयपुर में सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, अबुल फजल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन जायसी। तो पद्मावत की जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी और अमीर खुसरो ने नूह सिपहिय्या, खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा आदि की रचना की थी। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है? ऑप्शन चित्तौड़गढ़ का किला, ग्वालियर का किला, मेहरानगढ़ का किला, अंबर का किला। तो सही उत्तर है अंबर का किला। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में अंबर का किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर भी है। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला और तृतीय
में सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो आपका उत्तर है कि अकबर। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देश अस्थायी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? ऑप्शन अप्रैल 1923, मार्च 1919, जनवरी 1922, अगस्त 1920। तो सही उत्तर है आपका अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने केसर हिंद, जुलू युद्ध पदक और लोअर पदक वापस कर दिया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर एक भयावह घटना घट गई, जिससे गांधी जी ने शीघ्र आंदोलन को समाप्त कर दिया। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में के पास पड़ता है। जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? ऑप्शन पंचांग, हस्त पुस्तिका, फेरी पुस्तिका, बाइबल। तो जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक आपकी बाइबल थी। बाइबल जोहान गुटेनबर्ग द्वारा लिखित पहली मुद्रित पुस्तक थी। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? कनाडा, रूस, जर्मनी, भारत। तो 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कनाडा में हुआ था। पहले इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। कॉमनवेल्थ गेम्स का पहले नाम जो है वो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। इसके खेल आयोजन का विचार एक भारतीय का था, जिसका नाम एशली कूपर था। निम्नलिखित में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन नांदेड़, केसगढ़ साहेब, पावटा साहेब, ननकाना साहेब। तो ननकाना साहेब भारत में नहीं है। ननकाना साहेब भारत में नहीं, बल्कि यह धार्मिक स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। केसगढ़ साहेब पंजाब के रूपनगर में है। पावरा साहेब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? गरीबी, सत्य, क्षमता या दुर्बलता? तो सत्याग्रह की शक्ति ने जो था वो सत्य की शक्ति पर जोर दिया। सत्याग्रह की शक्ति ने सत्यता पर जोर दिया। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था, जो कि बिहार में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कश्मीर, केरल, दिल्ली, पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। 158वां प्रश्न, डैश डैश को ब्रिटिश शासन से सबसे पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता है? बंगाल में भूमि का आकार विविध था। विविध मतलब कई प्रकार के आकार थे। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया। तो वो क्या था? कैथम, लिंक, पेस, बीघा। तो आपको पता है कि भारत में भूमि नापने का सबसे जो बेहतरीन और महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित जो तरीका है वो बीघा है। तो ऑप्शन डी, बीघा। नेक्स्ट, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम क्या था? तो द्वंद्व था, विभिन्नता था, सांप्रदायिकता था, एकता था। तो भारत में उपनिवेश यानी कि जो भी हमारे ऊपर उपनिवेश यानी जो विदेशी शक्तियां राज कर दी थी, उनके खिलाफ बढ़ते हुए आंदोलन का जो एक ही कारण था, हमारी एकता, जो कि अब बिखरती हुई दिख रही है। सब धर्म, जाति और संप्रदाय में बंटने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? तो चौरी चौरा मैंने अभी भी बताया है आपको कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, जिसके वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 में कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ में गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। स्थगित क्या, वापस लेना पड़ा। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसकी उपज थी? तो ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड क्लाइव थे जिन्होंने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को विकसित किया और लागू किया। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1993 में अस्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी प्रथा की शुरुआत की।
लॉर्ड हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की। लॉर्ड रिपन ने भारत में अस्थायी शासन की शुरुआत की। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? कुलीन नागरिकों पर, गैर मुस्लिमों पर, या फिर सभी मुस्लिम नागरिकों पर, सभी नागरिकों पर? जजिया कर जो है वो गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। आज के लिए इतना ही, और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज ख़त्म होती है। और मैं आशा करता हूँ कि इसकी PDF मैं जब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा तो आप इस पर ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक प्रश्नों के साथ मैंने कोशिश की है कि एक से ज़्यादा तथ्यों को बताया जाए, जिससे आप अगर प्रश्न घुमाकर भी पूछा जाता है तो आप उसे हल कर सके। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी डिफेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इतिहास की ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।